नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट की। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको 10 क्वेश्चंस यहां पर मिलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका, बिना समय गंवाए हुए देखते रहिएगा और लगाते भी रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा जो भी आंसर आता है आपका। कह रहा है, देखिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे हैं, सरल और कठिन क्वेश्चन यहाँ पर दोनों रखे गए हैं। हो सकता है आपको सभी क्वेश्चन सरल ही लगें, हो सकता है कि आपको सभी क्वेश्चंस कठिन लगें, डिपेंड करता है कि आपको मैथ कैसी आती है। पहला क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कह रहा है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी। एक संख्या है 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। 55 से उतनी ही बड़ी संख्या है जितनी कि 79 से छोटी, यानी कि कहीं ना कहीं ये बीच की संख्या होगी जो कि 55 से बड़ी होगी और 79 से छोटी होगी। तो अगर ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी होती है तो अगर हम पहले x मान के लगा लें और फिर आपको बता दें कि इसका छोटा सा, बहुत छोटा सा ट्रिक है, 10 सेकंड में आपका जो क्वेश्चन है, 10 या 5 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, यानी कि 55 से बड़ी होगी संख्या और 79 से छोटी होगी संख्या, x मान लिया हमने। तो हमने अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x आपका हो जाएगा, तो आपको 2x हो जाएगा, और 55 माइनस में था, इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, 55 प्लस 79। तो आप अगर इसको जोड़ते हो, 55 और 79 को जोड़ते हो तो 9 5 14 के 4 और 7 5 12 1 13 134 आ जाएगा आपका। 134 आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। तो अगर हम 2x बराबर 134 देख रहे हैं तो अगर हम 2 को इधर ले आएंगे तो x बराबर आपका 134/2 हो जाएगा। अगर हम इस 2 को इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 2 6 18 और 2 7 14, यानी कि 67 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कभी भी ऐसे पूछ दे कि इनके बीच की संख्या आपसे पूछ दे कि 55 से उतनी ही बड़ी जितनी कि आपकी 79 से छोटी है, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि कहीं ना कहीं हमसे बीच की संख्या पूछ रहा है, 55 और 79 के बीच की संख्या वो होगी जो हमसे पूछी जा रही है। तो आप क्या करोगे कि 55 प्लस 79/2, सीधी सी बात, 55 और 79 को जोड़ते हुए क्या आया था, 134/2 आपका आ गया था। तो आपको हो गया सर 67 आपका आंसर आ गया, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। और वीडियो का सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप कहोगे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैं भी कहूँगा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये कठिन कैसे हो जाता है, नहीं लगा देते हैं तो कठिन हो जाता है। हमने कुछ नहीं ध्यान दिया, अभाज्य देखा और तुरंत देखा कि 31 है 41 है, इसमें से जो भी देखा अभाज्य संख्या देखी अपनी मार दी। पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या तो वो 1 से कटेगी या तो वो स्वयं से कटेगी। क्या कटेगी, या तो वो 1 से कटेगी या तो वो स्वयं से कटेगी, आपको ये याद रखना है। और ये कह रहा है कि भाज्य संख्या, तो कहोगे सर 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, और भी जो संख्याएं होंगी उनसे कटेगी। हो सकता है 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, 15 से कटे, 20 से कटे, 17 से कटे, किसी से भी कटे, यानी कि उसके आपके ज़्यादा गुणनखंड देखने को मिलेंगे। अभाज्य संख्या के केवल या तो वो स्वयं से या तो 1 से। यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य नहीं है, वो संख्या हमको ज्ञात करनी है जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं का मतलब है कि वो संख्या हमको ज्ञात करनी है जो भाज्य है। अभाज्य नहीं का मतलब है वही संख्या तुमको ज्ञात करनी जो भाज्य संख्या है। देख लीजिए 31 आपका, अगर हम 31 की बात कर लें 31 की, तो या तो दोस्तों ये 1 से कटेगा या तो 31 से कटेगा, यही तो होगा ना। अगर हम 41 की बात कर लें तो या तो ये 1 से कटेगा या तो 41 से कटेगा। अगर हम 51 की बात कर लें तो ये आपका 51 जो है वो आपका 1 से भी कटेगा, और आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3 और 17 3 51, यानी कि 3 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा और 51 से तो कटेगा ही कटेगा। तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिल गई कि आपकी संख्या जो 51 है वो 1 से कट रही, 3 से कट रही है, और आपकी 17 से कट रही है और 51 से कट रही है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि 1 और 20 के बीच
ध्यान दीजिएगा, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्या, अभी आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्या यानी कि स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, स्वयं से या तो 1 से अभाज्य संख्या आपकी कहलाएगी। तो 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्याओं का औसत 1 से 20 के बीच पूछा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप कहोगे 2, फिर आपकी आ जाएगी 3, फिर आपकी 5, 7, 11, 13, फिर आपकी 13 के बाद में आपकी 17 आ जाएगी, फिर आपकी आ जाएगी 19। कितना आ जाएगा? आपकी 19। ये सभी संख्याएं जो हैं वो 1 से कट रही हैं या तो स्वयं से कट रही हैं, आपकी ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपको कितनी संख्याएं दिख रही हैं, तो 3 और 3 6 2 8 संख्याएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। और हम औसत ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं होती है उसको हम उतनी संख्याओं से भाग कर देते हैं और इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे इनको अगर हम, तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 17 और 17 ये आपका हो जाएगा 34। 34 और 11 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 24 ये आपका आ जाएगा और प्लस आपका आ जाएगा 19, बटे में आपका आ जाएगा 8। तो 34 और 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 3 2 5 यानी कि 58, और 58 और 19 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 8 17 के 7 और 4 5 1 6 और 1 7 77, और बटे में कितना था? 8 था। तो 8 अगर हम यहाँ पर कर लेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम कहेंगे 8 9 72 और 72 और 5 77 यानी कि 5 आपका आ जाएगा 8, 9 सही 5 बटे 8 कहाँ पर आपको दिखेगा? आपको बी ऑप्शन में दिख जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी और उनके बीच हम सभी को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद में क्या किया? उसको जितनी भी संख्याएं थी उसको उससे डिवाइड कर दिया। आपका आंसर आ गया 9 सही 5 बटे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपको केवल समझना है, समझने के बाद में आप ओरली इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। कह रहा है एक फ्रिज 5 किस्तों में बेचा गया, यानी कि फ्रिज की भरनी थी 5 किस्तें। आपने फ्रिज खरीदा और फ्रिज की आपको कितनी किस्तें भरनी है? 5 किस्तें भरनी हैं। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से 2 गुनी होगी, यानी कि अगर पहली किस्त होगी 3 रुपए की तो दूसरी किस्त 6 रुपए की होगी, तीसरी किस्त 9 रुपए की होगी। कितनी? मतलब कह रहा है कि हर किस्त जो होगी, सॉरी दोस्तों 9 रुपए की नहीं, तीसरी किस्त होगी 12 रुपए की। अगर आपसे कह रहा है कि अगर एक किस्त, हर किस्त जो है वह पूर्ववर्ती जो हमने पहले किस्त जमा की थी वो उससे 2 गुनी होगी। हमने जो पहले मान लीजिए हमने 1 रुपये पहले जमा किया, तो दूसरी किस्त अगर हम जमा करेंगे तो 2 रुपये जमा करेंगे, और तीसरी किस्त अगर हम जमा करेंगे तो 4 रुपये जमा करेंगे। पहले की किस्त से 2 गुनी कह रहा है। और यदि पहली किस्त 300 रुपये है तो कूलर की कीमत क्या है? कह रहा है अगर पहली किस्त जो है वो 300 रुपये है और हमको कितनी 5 किस्तें भरनी है, तो कूलर की कीमत पूछ रहा है। तो देख लीजिए, अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि पहली किस्त, तो आप कहोगे पहली किस्त 300 रुपये है, उसकी पहली किस्त की 2 गुनी, यानी कि जो हमने पूर्ववर्ती किस्त ये हमारी हो गई। अगर अब हम दूसरी किस्त जमा करेंगे तो दूसरी किस्त हम 600 रुपये की जमा करेंगे। अब देख लीजिए, पूर्ववर्ती किस्त की 2 गुनी यानी कि ये इसकी 2 गुनी, ठीक। उसके बाद में 600 का 2 गुना तो आप कहोगे 1200, 1200 का 2 गुना तो आप कहोगे कितना? 2400, और 2400 का 2 गुना आपका 4800। इन सभी को जोड़ लीजिए, क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तभी तो हमारी 5 किस्तें होंगी। 300 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 4800, तो हम 3 6 3 9 और 9 और आपका 12 24, यहाँ पर हम 24 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 48 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 900 हो जाएगा। इतना अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं 48 36 और 9, तो हम अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 9 36 9 48, यहाँ पर आपका आंसर 93 सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किस्त थी, फिर से देख लीजिए, 5 किस्तों में हमने फ्रिज खरीदा, और प्रत्येक किस्त जो पूर्ववर्ती किस्त हम देंगे उससे हमारी जो अगली किस्त हम देंगे वो 2 गुनी होगी। मान लीजिए पहले हमने 1 रुपये दिया तो हमारी दूसरी किस्त 2 रुपये की होगी, तीसरी किस्त हमारी 4 रुपये की होगी,
चौथी किस्त हमारी 8 रुपये की होगी और पाँचवीं किस्त हमारी 16 रुपये की होगी। 2 गुना हम करते हुए जा रहे हैं। इसी प्रकार से 300 रुपये हमने पहले किस्त दी थी, तो 300 रुपये की पहली किस्त, फिर 600 रुपये की दूसरी किस्त, फिर आपकी 1200 रुपये की किस्त, फिर 2 गुना किया 2400 की किस्त, फिर 2 गुना किया तो आपकी 4800 की किस्त। 5 किस्तें आपकी हो गई और पाँचों किस्तों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी फ्रिज की कीमत निकल आएगी। तो पाँचों किस्तों को जब हमने जोड़ा तो हमारी फ्रिज की कीमत आ गई 9300 रुपीज़, जो कि आपकी एक फ्रिज की कीमत है और आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5वां क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 5/14 कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। 5/14 में से क्या घटा दिया जाए कि जो प्राप्त भिन्न है वो कितना हो जाए, 7/42 हो जाए। कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना है, लगाते रहिए आप लोग भी। 5/14 में से क्या घटा दिया जाए जो भिन्न है आपको 7/42 प्राप्त हो जाए। यही तो कह रहा है ना, 5/14 में से हम क्या घटाएं जो हमको 7/42 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम देखते हैं इसको तो हम कहेंगे x अगर इधर ले आएंगे तो हमारा 5/14 जो है वो आपका दूसरी साइड में चला जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस था 7/42 हम जान जाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि हमने श्याम को 9 रुपये दिए, राम को 10 रुपये दिए, श्याम से राम को कितने रुपए अधिक दिए, आप बता सकते हो ना कि 1 रुपये अधिक दिया, 9 दिया 10 दिया, उसमें से आप देख लिए कि 1 रुपये आपने अधिक दिया। यही तो यहाँ पर करना है। तो आप क्या करोगे, अब इसको माइनस करोगे। माइनस करने के लिए हम इसके हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए 14 तिहाई 42 यानी कि 3 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 3 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 तिहाई 15। बिल्कुल दोस्तों लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से, किसी को नहीं भी आती वो भी समझ जाएगा। और 14 तिहाई 42, तो हम 42 को नीचे लिख लें, यहाँ पर भी हमारा 42 था। और 15 माइनस को अगर हम 7 कर देंगे तो 7 15 में से अगर हमारा 7 चला जाएगा तो हमारा 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और बटे में 42, यही तो बच रहा है ना। अब इसको अगर हम काट लें 2 से तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 1 यानी कि 4/21 जो है वो संख्या होगी जिसको हम घटाएंगे तो हमारा 7/42 प्राप्त हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। कह रहा है 35% छात्र पास हुए, यानी कि 35% पास होने का मतलब है कि 100 में से अगर हम 35 को घटा दें तो फेल कितने हुए, तो 65% छात्र जो है वो फेल हो गए और 455 छात्र फेल हुए। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। कह रहा है कि 35% छात्र जो थे, 35% हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छा काम किए जो कि पास हो गए और 455 छात्र ऐसे थे जो कि फेल हो गए। ठीक, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हम परसेंटेज निकालें फेल छात्रों का तो 35 था पास का और फेल का कितना हो जाएगा, तो फेल का आपका हो गए कि 100 में से अगर हम 35 को घटा देंगे तो फेल परसेंटेज हमारा 65% छात्र जो है वो फेल हो गए और 65% छात्रों की संख्या आपको दे रखी है जो कि आपकी 455, यानी कि 455 छात्र फेल हुए, यानी कि 65% छात्रों की हमको संख्या इन्होंने दे रखी है। तो 65% छात्र अगर 455 हैं तो बचे हुए 35% छात्र कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 455 बटा 65 अगर हमको एक छात्र निकालना है तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 65 एकम 65 और 65 से अगर हम इसको करेंगे 7 बार में डिवाइड तो लगभग में हमारा 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 5 पच्चे 25 यानी कि 420 और 25 455 7 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 65 से अगर हम 7 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 1% का मान आ जाएगा और 1% बराबर 7 है तो आप कहोगे 100% बराबर कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा था ना, तो कुल छात्र कितने बैठे थे 100% बराबर 1 बराबर 7 तो 100 बराबर आपके 700। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
आप ऐसे भी इसको लगा सकते थे, आप कहते पास छात्र कितने थे तो 35% थे, फेल कितने हुए तो आपने कहा 65% जो छात्र थे वो 455 के बराबर थे वो फेल हो गए। तो आप कहोगे कि 1% बराबर, तो ऐसे 455 करते आप, उसके बाद में 65 करते, आपका बेसिक तरीका। उसके बाद में परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पर आप कहते कि गुणे में 100, इसको हम सॉल्व कर लेते तो हमारा आ जाता 7 और गुणे में 100 आ जाता। तो आप कहते कि 700 ऐसे बच्चे थे जो कि परीक्षा में बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। एग्जाम ट्रिकी 2.0 आपके लिए तत्पर रहेगा। दोस्तों, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। कह रहा है कोई भी परीक्षार्थी है, मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं और आपको अगर पेपर उत्तीर्ण करना है, परीक्षा पास करनी है, तो आपको 100% में से 40% अंक कन्फर्म लाने हैं, ये कह रहा है। और कह रहा है वह 180 अंक प्राप्त करता है, यानी कि कोई बच्चा है 180 अंक प्राप्त कर लेता है और वह बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 180 तो प्राप्त किए, लेकिन 180 प्राप्त किए और 180 से ही वह अनुत्तीर्ण हो गया। बराबर अंक कह रहा है ना, बराबर अंकों से ही अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 40% अगर वो प्राप्त करता तो इन दोनों को जोड़ के ही 40% होता। ये अगर हम जोड़ेंगे तो 18 दूनी आपका 36, 360 अंक अगर उसके पास होते तब वह परीक्षा उत्तीर्ण करता। 360 अंक अगर उसके पास होते तब वह परीक्षा उत्तीर्ण करता। तो 40% का मान हमको कितना मिल गया? 360, क्योंकि कह रहा है कि बराबर से ही अनुत्तीर्ण हो रहा है। जितने अंक उतने प्राप्त किए उतने में से वो बराबर से ही अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो 40% का मान आपका कितना हो जाएगा? 360। तो अगर हम 1% का यहाँ पर मान निकालेंगे तो आप कहोगे 1% का मान, तो आप कहोगे 360/40। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 9 बार में 36 हो गया। यानी कि 1% का मान आपका आ गया, 1% का मान आ गया 9। तो 100 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे 900। आंसर आपका ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझा दें, देखिए कह रहा था कि 40% अंक से बच्चा जो था वो उसको पास करना था। 100 में से उसको 40 अंक लाने थे, 100 में से उसको 40 अंक लाने थे तब वो पास होता। लेकिन वो लाया अंक, जो भी 40% अंक लाता तब वो पास होता, लेकिन वह कितने अंक लाया? 180 अंक लाया। 180 मार्क्स उसको प्राप्त हुए और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि जितने मार्क्स उसको प्राप्त हुए उतने ही अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसको उत्तीर्ण होना होता तो 180 उसको प्राप्त हुए थे और 180 अगर वो और ले आता तो वो पास हो जाता। यानी कि 360 अंक अगर वो ले आता तो वो पास हो जाता। और 360 किसका मान? पास होने के लिए कितना चाहिए था? 40%। 40% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 360 हो जाएगा। तो 1% का कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 360/40 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर आपका 9 आंसर आ रहा था। और अगर आपसे 100 का पूछ लेता तो आपको कहते कि 360/40 और गुणे में 100, तो यहाँ पर आपका कट जाता, यहाँ पर आपका 9 आता, उसको 100 से गुणा कर देते, 900 आपका आंसर आ जाता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, लाभ हानि से क्वेश्चन ले लिया गया। लाभ हानि से क्वेश्चन ले लिया गया, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाभ और हानि से क्वेश्चन लिया गया। कितने % लाभ होगा, कितने % हानि होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कह रहा है पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची। 10% हानि पर एक वस्तु बेची, यानी कि 100 रुपए की वस्तु थी और 90 रुपए की मान लो बेच दी, यानी कि 90% पर उसने वस्तु बेच दी। और कह रहा है यदि उसने इसे 180 रुपये अधिक बेचा होता, उसी वस्तु को अगर उसने 180 रुपये अधिक बेचा होता तो उसको कितने? 2% का लाभ होता। 2% का लाभ का मतलब है कि 102% पर अगर बेची होती तो वो उसको 180, 2% का लाभ होता है, यानी कि 180 रुपये जो थे वो मिलते उसको अगर उसने 180 रुपये अधिक पर बेची होती तो 2% का उसको लाभ हो जाता, यानी कि 102% उसका आ जाता। अगर हम कह लें कि क्रय मूल्य, तो अगर आप कहोगे कि क्रय मूल्य मान ले तो क्रय मूल्य आपका मान ले 100%।
कोई भी चीज़ अगर हम मानते हैं तो 100% में ही तो मानते हैं, और 100% में जब हम मानते हैं तो क्या 102% और 90%, 10% हानि पर बेची और 2% लाभ पर बेची। तो ये आपका आ गया। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा 180 के ये बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो इसको 102 में से अगर हम 90 को माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 12%। 12% का मान हो जाएगा 180। 12% का मान हो गया 180, तो हम कहेंगे कि 1% का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 180/12। और अगर हम इसमें 100% के मान पूछते हैं तो आप कहोगे गुणे में अगर हम 100 कर देते हैं तो 100% का मान निकल आएगा। तो हम इसको सीधे सीधे करेंगे 12, इसको करेंगे 6 से 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 30, 2 एकम 2 और 2 15 और 15 और 0 0 डबल 15 यहाँ पर आ गया, और 100 से अगर गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1500। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि कोई वस्तु बेची गई 10% हानि पर। 10% हानि का मतलब कि 90% पर बेच दी गई, और अगर उसको 180 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो उसको 2% का लाभ होता। लाभ का मतलब 102% हो जाता, और जो वस्तु थी जो 108 रुपये अधिक पर बेची जा रही थी तो उसके बराबर हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है। ये 180 था, 108 नहीं था, 180 था। तो हम क्या करेंगे इसको कि जो भी संख्या हमारी दी हुई थी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 12% आ जाएगा, और ये आपका 180 था। तो 12% बराबर अगर 180 होगा तो 1% बराबर कितना होगा, तो आपको होगा 180/12। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 2 से फिर काट लेते हैं तो 15 आपका आ जाएगा। यानी कि 15, यानी कि 1% का जो मान होगा वो 15 आ जाएगा। तो अगर 100 का पूछ लेगा तो गुणे में हम 100 कर देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1500। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा और लगा भी लेंगे आप। क्वेश्चन लास्ट, और इसके क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद में आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक दुकानदार 450 रुपये में एक वस्तु बेचता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, 2 मिनट में आप लगा लोगे। कह रहा है कोई दुकानदार है जो 450 रुपये में एक वस्तु को बेच रहा है जो 600 रुपये के रूप में चिन्हित है, यानी कि उस वस्तु की एमआरपी कितनी है, एमआरपी कितनी है 600 रुपये है, और बेच कितने में रहा है 450 रुपये में बेच रहा है। तो उसने कितने % छूट दी। देखिए एमआरपी थी 600 रुपये, बेच कितने में रहा है 450 रुपये में, तो कितना नुकसान ले रहा है, कितना यहाँ पर कितना कम दे रहा है, तो कहोगे सर 150 रुपये वस्तु सस्ती बेच रहा है, एमआरपी से सस्ती 150 रुपये वस्तु बेच रहा है। तो यह कितने % होगी, कितने % की छूट मिली। तो आप कहोगे छूट बराबर होती है जितनी छूट मिली बटे में अंकित मूल्य जो कि एमआरपी आपका था, और गुणे में 100। तो छूट कितनी है, आप कहोगे सर छूट है यहाँ पर 150 रुपये, और एमआरपी कितनी थी 600 रुपये, और गुणे में अगर हम 100 कर देंगे आंसर आपका आ जाएगा 1020 1020। और यहाँ पर आपका 3 से अगर काट लें तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 50 और 2 एकम 2 और यहाँ पर 25। तो 25% जो है उसने छूट पर वस्तु को बेच दिया, 25% छूट पर वस्तु को बेच दिया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप बहुत ही चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। कह रहा है लगातार 3 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 96 है। तो इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। लगातार 3 संख्याओं का योग कितना है 96 है। आप कहोगे 96 है लगातार 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 96 है सबसे बड़ी संख्या। तो अगर आप इनको बटे 3 कर दोगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसके बीच की संख्या क्या है। तो अगर आप बटे 3 करोगे तो 3 एकम 3, 3 तियाई 9 और 3 दूनी 6, यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो आपको 32 मिलेगी।
और क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 33। और इसमें अगर हम एक सबसे छोटी संख्या पूछता तो इसमें 1 हम घटा देते तो आपका आ जाता 31। अब आप आपको चेक करके देख लीजिए, 31, 32 और 33 को जोड़ लीजिए। 31, 32 और 33 को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 और 3 3 6 3 3 9 96, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, आपका 33 आ जाएगा, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आपने चेक भी कर लिया कि आपका आंसर सही था या नहीं था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।